नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की खास सीरीज में आपका स्वागत है, जिसका नाम है सोशल के सूरमा। हमारी और आपकी दुनिया के सफर का बड़ा हिस्सा अब सोशल मीडिया के जरिए ही तय हो रहा है। परिवार से लेकर समाज तक और बाजार से लेकर सियासत तक हर तरफ सोशल मीडिया का बड़ा दखल है। सोशल मीडिया के बढ़ते समाज में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हर कोई इस नई दुनिया में अपना हुनर और असर दिखाने की कोशिश में लगा है। कहा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया और इनके इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका बहुत अहम होगी। सोशल मीडिया के सूरमाओं की भूमिका को समझने के लिए और इस नए अवसर को जानने के लिए आज हम बात करेंगे केशव कृष्णन से। केशव जी, आपका TV9 भारतवर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं और आपने एक वेबसाइट भी बिल्ड की है। थैंक यू दिव्या। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जब आप हम बात करते हैं तो बेसिकली हम ये बात करते हैं कि सोशल के थ्रू हम कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करें और अपनी और अपने वेबसाइट अपने आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसकी ओर अग्रसर हो जाएं। आप अपने पैसिवली कमाएं या फिर आपको जो भी अर्न करना हो उस अर्निंग को कैसे पूरा किया जा सके। तो हमारा क्या मतलब होता है जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं तो ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनका लोगों में काफ़ी दबदबा होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जब वो किसी भी चीज़ को लोगों से शेयर करते हैं तो वो लोग उनकी बातों को समझते हैं, मानते हैं और उसके थ्रू वो एक्शन लेते हैं। तो यहाँ हम जैसे लोगों का योगदान बहुत ही ज़्यादा होता है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि बेसिकली हमारा काम ही यही होता है कि हम लोगों को जो चीज़ उनके पास जो नॉलेज नहीं है उसके बारे में हम उन लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करें और लोगों को जागरूक करें बेसिकली। आपने अपने अभी जवाब में पैसिव इनकम का जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे काफ़ी सारे दर्शक हैं जिन्होंने ये शब्द तो सुना होगा लेकिन इस शब्द का जो मतलब है वो उन्हें नहीं पता होगा। तो पैसिव इनकम में आपकी मास्टरी है, अगर मैं ये कहूँ तो आप पैसिव इनकम के लिए लोगों को क्या समझाएंगे कि आखिर क्या होता है पैसिव इनकम? देखिए, पैसिव इनकम का जो मतलब होता है सीधा सीधा होता है कि जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक अपनी जॉब हो जाती है, लेकिन साथ में आपको कुछ साइड से भी अर्निंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप एक जॉब के थ्रू आप चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी गुजार दें तो ये पॉसिबल नहीं है, आप उतना अर्न भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि आप जॉब के साथ आप अर्निंग अपना साइड से कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस पैसिव इनकम को बाद में आप चाहें तो एज ए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो एक और शब्द हमें मिला है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर्स का चलन मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें केशव जी कहीं ना कहीं ऐसे हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप का करेज लाने के लिए कौन कौन सी ऐसी अहम चीज़ें हैं जो बेहद मायने रखती हैं? और आपको एक सक्सेसफुल तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हर चीज़ में अपना एक समय लगता है, लेकिन आपको एक स्टैब्लिश करने में कौन सी वो तमाम चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं? जब हम एक सक्सेसफुल होने की बात करते हैं तो सक्सेस जो होता है ना सभी लोगों के लिए डिफरेंट होता है। फॉर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए हो सकता है कि वो उस कंपनी के MD बन जाए या CEO बन जाए, तो उनके लिए वही एक सक्सेस हो जाती है। लेकिन अगर हमारे जैसे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में आते हैं तो हमारे जैसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये होती है कि जहाँ हमें कोई नहीं जान रहा होता, हमें कुछ शुरुआत से बिल्ड करना होता है, तो उसके लिए हम कैसे गाइडेंस करें, ऐसे किन लोगों से गाइडेंस लें। सारी चीज़ें कोई भी बंदा सारी चीज़ें नहीं जान सकता है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्ट करने के टाइम जो हमारी जर्नी होती है उसमें आपको धीरे धीरे स्किल डेवलप करना होता है। और जब आप स्किल डेवलप करते हैं फिर आपको एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो ये जो कहावत है इसको आपको सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आपको सारे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी एक चीज़ में आपको स्किलफुल होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ में आप स्किलफुल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप बाकी सारी चीज़ों को भी धीरे धीरे सीख सकते हैं। आपके हर जवाब से मुझे एक शब्द मिल रहा है, इसमें भी आपने स्किल पे जो है ज़्यादा अंडरलाइन किया है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम एक अलग चीज़ों की बात करते हैं, अपनी नौकरी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा जिन चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी नौकरी को मद्देनज़र रखते हुए अपने स्किल्स पे काम करना कितना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल नहीं होगा तो आप एक आम आदमी से या एक दूसरे इंसान से अलग नहीं होंगे। तो स्किल्स में भी बहुत सारी प्रणालियां हैं, तो किस स्किल पे स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं?
देखिए, जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो मैं लेके चलता हूँ कि आप डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जी। कि जब हम डिजिटली किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो डिजिटल में देयर आर मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस जहाँ से आप पैसे ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी, जी। लेकिन आपको सीखना होता है कि आपको अंदर से आप क्या चाहते हैं, एक्चुअली आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उस चीज़ को गाइडेंस के तौर पर यूज़ करें और उस स्किल को डेवलप करें। हो सकता है आपके पास पहले से थोड़ा बहुत स्किल हो, लेकिन उस स्किल को शार्पन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं इससे साथ में अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा ताकि जो लोग पैसिव इनकम के बारे में जानना चाहते हैं उनको थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाए कि पैसिव इनकम किया भी जा सकता है। तो देखिए, जब मैंने अपनी जॉब की जर्नी स्टार्ट करी थी तो जो मेरा सबसे पहला जॉब था, तो क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट बैंकिंग एंड फिनांस से किया है, तो जो मेरा पहला जॉब था एक प्राइवेट बैंक में था। मैं एक सेल्स ऑफिसर ही था। लेकिन फिर मुझे साल भर के अंदर ही मुझे पता चल गया कि ये जो सेल्स का काम है, इंश्योरेंस और जो भी सेल करने का, ये मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे क्या डेवलप करना होगा, आखिर मुझे तो आगे बढ़ना है लाइफ में। इससे तो मेरी ना तो मेरा ड्रीम फुलफिल हो सकता है, ना ही मुझे जहाँ तक पहुँचना है मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा। तो फिर मैंने एक अपना स्टार्ट किया सर्च करना यूट्यूब पे। अभी के टाइम में यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल है, आप सब कुछ जो भी स्किल आपको सीखना है ना वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखना चालू किया। मुझे ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने दूसरों के लिए कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने, कि ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं कंटेंट कितना अच्छा लिख सकता हूँ। तो मैंने लगभग 1 साल 2 साल ऐसे ही कंटेंट लिखते रहा मैं, और वहाँ से मुझे कुछ इनकम भी हो जाती थी, क्योंकि मैं दूसरों के लिए कंटेंट लिखता था। तो मुझे महीने का 5,000-6,000 रुपये जो भी मिल जाता था, मुझे लगता था ये तो मेरे सैलरी से ऊपर की कमाई है। जी, बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि अब जब सभी लोग, दूसरे लोग भी इस चीज़ से कमा रहे हैं, ठीक है, इनकम जनरेट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकम कर रहे हैं जनरेट, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो फिर मैंने उस स्किल को और भी शार्पन किया। फिर मैंने देखा कि मेरे से अब बैंक का जॉब नहीं होगा, तो मैंने 1 साल के बाद बैंक की जॉब छोड़ दी और फिर मैं डिजिटल में मूव कर गया। जब मैं डिजिटल में मूव कर गया तो मुझे पता था मुझे एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको समझ लो कि आपको एक स्किल आता है, वीडियो एडिटिंग आती है, लेकिन वीडियो एडिटिंग में आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब तक आप काम नहीं करेंगे कहीं तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वहाँ से मैंने काम करना स्टार्ट किया। फिर मुझे मौका मिला MNCs में काम करने का, जहाँ से मेरा एक्सपोजर काफ़ी हाई हो गया। जहाँ मैं एक प्राइवेट बैंक में इंडिया में सेल्स ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा, तो अगले 2 साल के बाद मैंने देखा कि मैं अमेरिकन एक्सप्रेस और सिटी बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक्स को मैं कंसल्टेशन दे रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करा कि ठीक है, मैं कंसल्टेशन तो दे रहा हूँ, लेकिन साथ में मुझे इनकम की भी ज़रूरत है, साइड इनकम की। तो वहाँ से मैंने साइट से अपना एक वेबसाइट बिल्ड किया। वेबसाइट को मैंने US और UK और कनाडा के ऑडियंस को ही टारगेट करके मैंने स्टार्ट करा, और वहाँ से जो मेरी इनकम हुई धीरे धीरे करके इन 1 ईयर यू कैन से दैट जितनी मेरी इनकम, मुझे जो सैलरी मिल रही थी उससे 3 गुना 4 गुना मैं अर्न करने लग गया। फिर मैंने जॉब छोड़ के, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब अपना कंपनी स्टार्ट करना है और अपने आप के बारे में सोचना है पहले। तो फिर वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो जो भी दर्शक हैं या जो भी अपना पैसिव इनकम का एक जरिया ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में। यहाँ तक कि अगर आप स्पॉटिफाई या ऐसे बहुत सारे गाने सुनते हैं हर जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जहाँ पे सिर्फ आप म्यूज़िक सुन के और उनका रिव्यू दे के आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग तो एक जरिया है, ब्लॉगिंग के साथ साथ आप यूट्यूब पे यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप पैसे के लिए हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा केशव जी आपने बताया कि कंटेंट पे आप काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ज़माना बदल रहा है, अब कंटेंट रियल हीरो है। आप किसी भी तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करें, वो किसी भी फील्ड का कंटेंट हो सकता है, सिर्फ सिनेमा का नहीं, किसी भी चीज़ का कंटेंट हो सकता है। और दूसरी आपने एक और बहुत ज़रूरी बात कही कि अब हर चीज़ सीखना फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास यूट्यूब का ज़रिया है, यूट्यूब एक बड़ा माध्यम है। तो मुझे याद है कि मैं एक काफ़ी नामी गिरामी एक्टर का इंटरव्यू कर रही थी और मैंने उनसे पूछा कि आप हर महीने एक नया स्किल लेकर आ जाते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि दिव्या आप विश्वास नहीं करोगी कि मैंने अपनी जो स्विमिंग भी है वो भी यूट्यूब देखकर सीखी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए जानना कि आपको हर चीज़ के लिए अब पहले जितने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब के ज़रिए या तमाम ऐसी चीज़ों के ज़रिए आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो आपने अपनी तमाम जर्नी बताई, मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जब कोई भी एक
छोटे शहर से आता है तो उसे लगता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी कम है, मेरे पास एक्सपोजर कम है, क्या मैं ये कर पाऊँगा, या जो नॉर्मल ज़िंदगी है जो हम कहते हैं कि पढ़ लिख के एक नौकरी मिल जाए या शहर तक का रुख हो जाए वही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से अपनी जर्नी के बारे में बताया इससे काफ़ी लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी। लेकिन ये तमाम पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ इसके कई नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। अगर आप आजकल देखेंगे, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो, आजकल आप देखेंगे कि जेनजी जो नई जनरेशन से लेकर मिलेनियल तक और मे बी उनसे पहले तक लोग जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में जो है घुस चुके हैं, सब ब्लॉगर बन चुके हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपको इस चीज़ का डर होता है कि आने वाले समय में जब हम डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और ढूंढेंगे तो हमें उसकी जगह डीजे मिलेंगे, हमें उसकी जगह ब्लॉगर्स मिलेंगे, तो जो एक इंडिया का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, इंडिया की यूथ ने इतना सक्सेसफुल काम इसलिए किया है क्योंकि जो एक मिडिल क्लास परवरिश होती है कि माँ बाप बच्चे को पूरी अपनी कोशिश करते हैं पढ़ाई लिखाई कराने की ताकि वो नौकरी कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके, इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से एक सोशल मीडिया की लहर आ रही है वो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर के क्या डॉक्टर, इंजीनियर या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने वाले लोग बंद कर देगी? इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा जी। क्योंकि मैंने देखा है कि अभी भी जो लोग एक्चुअल में डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं वो उसी फील्ड में जाते हैं। बेसिकली इससे जो सोशल मीडिया आने से फ़ायदा क्या हो रहा है हमें कि हमें पता चल रहा है और पेरेंट्स को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ही बने तो उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसको उस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। आज आप देखेंगे धीरे धीरे इंडिया बदल रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में कि बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से सिंगर्स, डांसर्स उभरते आ रहे हैं। स्पेशली टिकटॉक जब लॉन्च हुआ उसके बाद से काफ़ी सारे मतलब इन्फ्लुएंसर्स को देखा गया, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार को हमने पाया, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही अगर आप IAS और गवर्नमेंट जॉब्स के जो एप्लीकेशंस भरे जाते हैं उस पर अगर आप मुझे लगता है एकदम सही इंसान है क्योंकि आप बिहार से आते हैं और सबसे ज़्यादा UPSC के कैंडिडेट इस देश में हमें आपके राज्य से मिलते हैं। जी हाँ, तो मैंने यही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने देखा है कि जो लोग अगर UPSC या IAS करना चाहते हैं ना उनके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनका ध्यान नहीं भटकेगा कि उन्हें सोशल मीडिया की तरफ जाना है या उनको कंटेंट बनाना है। लेकिन जिन्हें कंटेंट बनाने में ही इंटरेस्ट है वो तो कंटेंट ही बनाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि अभी अपने माँ बाप को जो होगा ना, जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, उनको अपने बाल बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि वो बाल बच्चों का भी क्या हो रहा है, बच्चे आते हैं और उनको लगता है कि बस यूट्यूब ही हमारा जर्नी है। वो इंस्टेड ऑफ वहाँ से कुछ लर्निंग करने के अलावा वो क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के शो देखने लगते हैं या शॉर्ट्स देखने लगते हैं जहाँ पर उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर हमारे मतलब अगर माँ बाप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें तो उनके बच्चे उन चीज़ों को ना देखें, ऐसी चीज़ों को देखें जिनसे उनसे कुछ सीखने की। तो मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि पहले वो बिल्ड हो जाए, उन्हें पता चल जाए उन्हें क्या करना है, जब उस प्रोग्रेस पे वो पहुंच जाए फिर लोगों से रूबरू करना शुरू करें और तब लोगों को बताना शुरू करें, अगर उन्हें सिर्फ ब्लॉगर नहीं बनना है तो। जी हाँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि पढ़ाई, किसी भी इंसान को पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक बंदा ग्रेजुएट नहीं है ना तो मुझे लगता है कि चाहे उसने कितनी भी स्किल डेवलप कर लिया हो लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो वो समझ नहीं पाता। इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो कहते आ रहे हैं, हमारे जो पुराने मम्मी पापा या हो जाए हमारे ग्रैंडफादर हो जाए, वो कहते आ रहे हैं कि आपको एक कम से कम बंदे को ग्रेजुएट होने की बहुत ज़रूरत है ताकि उनका जो सोशल इन्वायरमेंट है ना वो चेंज हो। बहुत देखिए, अगर छोटे शहर से जब हम लोग बाहर आते हैं, यहाँ बड़े शहरों में आते हैं और यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या होता है कि एक्सपोजर मिलता है, हमारी मेंटेलिटी भी चेंज होती है। अगर आप, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे पता है कि लोगों की मेंटेलिटी बाहर आने के बाद कितनी चेंज होती है और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी मेंटेलिटी क्या हो जाती है। तो यहाँ पर मेंटेलिटी चेंज होने की ज़रूरत है। जब तक बच्चे बाहर नहीं आएंगे, एक अच्छे सोशल इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे तो उनकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी, उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनको लाइफ में अच्छा क्या करना। जी, तो आपकी जो जर्नी रही है बिहार से यहाँ तक आने की, मुझे लगता है कि उसमें तमाम हर्डल्स, काफ़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा होगा। तो जब आप पहली बार आपने जब घर वालों को बताया होगा कि आप अपनी जॉब से हटकर कुछ कर रहे हैं तो वो रिएक्शन कैसा था? मुझे मैं क्या बताऊँ, मुझे तो लगता है कि ये रिएक्शन
बेसिकली हर एक मिडिल क्लास पेरेंट्स का होता है, क्योंकि जब मैंने पहली बार अपना बैंक का जॉब छोड़ा था तो मेरे माँ बाप उतने खुश नहीं थे, मेरे पेरेंट्स उतने खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पता नहीं इतना अच्छा जॉब है, एक बंदा बैंक में काम कर रहा है, वो जॉब छोड़ के कहीं और मूव करने की कोशिश कर रहा है। और डिजिटल के बारे में मिडिल क्लास के पेरेंट्स को डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं होता है बेसिकली, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था हमें भी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई है तो फिर उनका बदल गया, नज़रिया बदल गया मुझे पर उसमें समय लगा। हाँ, लेकिन अगर उसमें अगर ऐसा हो कि आपने ये चुन लिया और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए या आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप नहीं कर पाए, तब तो फिर उनका परेशान होना जायज़ है। जी हाँ, इसीलिए मैं पैसिव इनकम पे बोलता हूँ करने के लिए कि आप जॉब करो और जॉब के साथ साथ एक वेबसाइट डेवलप कर लो, या जॉब के साथ साथ आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो। लेकिन अपनी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, उसको आपको रखना है, सस्टेन करना है, ताकि आप एक लिमिट पे आ जाओगे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, उसके बाद ही आप जॉब से क्विट कर सकते हो, उससे पहले आप जॉब क्विट नहीं कर सकते। तो आप पहले पैसिव इनकम को इतना डेवलप कर लो कि आप उस एक स्तर पे पहुंच जाओ जिस स्तर से आप जब चाहो जॉब क्विट करके अपना स्टार्ट कर सको। जी, हमने तमाम सोशल मीडिया और उससे जुड़ी इर्द गिर्द बातें करी, लेकिन जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया है कि 2024 के चुनाव में भी देखा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका काफ़ी दखल है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका कितना, मुझे नहीं पता कि आपका कितना पॉलिटिकली रुझान है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप 2024 के इलेक्शन को लेकर क्या समझते हैं या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जीत रही है। लेकिन अगर, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो मुझे बिहार के पॉलिटिक्स में इतना तो अभी तक समझ में आ गया है कि वहाँ पे एक मतलब यंग जनरेशन को आने की बहुत ज़रूरत है और यंग लोगों को ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है वहाँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं बिहार के डेवलपमेंट के लिए। अगर उनको गवर्नमेंट का साथ नहीं मिलेगा तो वो वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, तो गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए जी। बस मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी पॉलिटिकली मैं नहीं चाहता कि मैं पर आपको लगता है कि सोशल मीडिया का एक बड़ा दखल है चुनाव में या पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने में? जी हाँ, बहुत बहुत बड़ा योगदान है। मैंने कुछ ऐसे ऐप्स देखे हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जहाँ पे लोग कम्युनिटीज़ बन रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस और अलग अलग पार्टीज़ की एक अलग कम्युनिटीज़ बन रही है, लोग उससे जुड़ रहे हैं और वो ऐप्स जो है वो गांव तक पहुंच चुका है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू लोग चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट करें, ताकि हर एक बंदा, अभी के टाइम में आप देखोगे कि यहाँ तक कि मतलब निचले स्तर के जो लोग थे पहले, उनके पास भी स्मार्टफोन आ गया है और वो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप जो भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच रहा है। तो डिजिटली अगर कोई भी पार्टीज अगर या कोई भी मिनिस्टर्स या कोई भी अगर उन लोगों से जुड़ना चाहे, एक अच्छे मतलब एक अच्छा मेंटेलिटी लेके कि हाँ मुझे उन लोगों को डेवलप करना है, उनको हमको हमारा योगदान होना चाहिए कि वो भी डेवलप हो साथ साथ, तो वो एक काफ़ी बड़ा योगदान हो सकता है सोशल मीडिया। जी, जैसे कि हमने बात की अभी कि लोगों तक वो चीज़ें पहुँच रही है, तो इसमें AI का काफ़ी जिक्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी बात होती है और जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन का जो एक प्रोसेस शुरू किया है, वो अब मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया है। हमारे पास तमाम नई नई तकनीक है। तो एज अ इन्फ्लुएंसर और एज अ ब्लॉगर आप क्या कहेंगे कि कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में नई तकनीकों को समझना और उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना? देखिए, AI अभी के टाइम में AI को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि AI काफ़ी तेज़ी से मार्केट में आया और आप देखोगे ChatGPT के आने के बाद ये AI का जो मार्केट है बहुत काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला गया और लोगों को अभी सीखने की ज़रूरत है। बहुत लोग अभी के टाइम में ऐसा कर रहे हैं कि सारा का सारा कंटेंट AI से जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि AI जो है ना, AI कैन नॉट बी ए ह्यूमन। तो जो ह्यूमन से जो कनेक्शन होता है ना, वो AI नहीं समझ पाता, अभी भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा है। तो अगर आप कोई भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं या कुछ भी तैयार कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ आपको पर्सनली इन्वॉल्व होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जी, तो जैसा कि AI के अपने फ़ायदे और नुकसान है, तो मुझे लगता है कि आपको शायद याद होगा, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या चाचा ताऊ होंगे, उनमें से एक ऐसा इंसान होगा जिन्हें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, जो ऐसे ही सारे कैलकुलेशन कर लेता होगा। जी बिल्कुल। आपकी मैथ्स कैसी है? मेरी भी मैथ्स अच्छी है। क्या ये तमाम तकनीक के आने की वजह से क्या दिमाग का जिस तरीके से तेज चलना होता है वो क्या स्तर कम होता है? मुझे, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि
जितनी सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक असर पड़ रहा है, क्योंकि हमने हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना कम कर दिया है। जी हाँ, आप एक छोटे सा एग्जांपल से बात शुरू करता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि जो गांव में या जो स्पेशली जो 9th-10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं तो वो कैलकुलेशन जो होगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह वो मेंटली कर लेते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन, या फिर वो जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अगर जो एक नॉर्मल पीपल के पास जाएंगे ना, जिनके पास कैलकुलेटर होगा, तो वो हमेशा सब कुछ वो 10+20 करने के लिए भी ना कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि जब आप यंग रहते हो और आपको पेरेंट्स ये समझा सकते हैं कि हाँ हमें क्या यूज़ करना है और क्या नहीं यूज़ करना है, इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम्स में भी कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं, ताकि आपका जो मेंटल लेवल है वो काफ़ी आगे तक ग्रो कर सके। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि अगर बच्चा है कोई जो अभी मतलब 10th तक पास नहीं हुआ, 10th तक ही है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर ही है, तो वहाँ पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उन्हें मोबाइल फ़ोन्स और कैलकुलेटर्स को यूज़ करने से मना करना चाहिए, ताकि उनका जो मेंटल लेवल हो, IQ लेवल है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सके। क्या आपको लगता है कि वो समय आ सकता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन माइंड से ऊपर चले जाएं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाए? सिर्फ अब ह्यूमन माइंड से ऊपर जा पाना तो थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि हमने ही उसे क्रिएट किया है। तो ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स है जो हमारे अंदर हैं, जो AI के अंदर नहीं आ सकती है। राइट नाउ तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें AI को सीरियसली लेना चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में डीप फेक वीडियोज़ बनाना काफ़ी ईजी हो गया। अभी हाल फिलहाल में भी हमने देखा था कि बिल्कुल, तो इन चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट अगर कोई कानून व्यवस्था नहीं तैयार करेगी तो ऐसे लोग तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारा आपका जो हो सके तो मिस्टर मोदी जी का भी चेहरा लगा के कुछ भी डीप फेक वीडियोज़ बना सकते हैं। और जो निचले स्तर के लोग, स्पेशली मैंने बोला ना जो गाँव में रहते हैं, उनको ये समझ में भी नहीं आएगा कि ये ओरिजिनल वीडियो है या ये डुप्लीकेट है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप कुछ लॉ लेके आते हैं ना तो काफ़ी फायदेमंद होगा, स्पेशली जो जेन जी के लोग हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी की जनरेशन है। जी बिल्कुल। केशव जी, जाते जाते मैं चाहूँगी कि आपने जितना भी कुछ अपनी जर्नी में सीखा है और जिस तरीके से पैसिव इनकम हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे और भी तमाम चीज़ें हैं, कुछ पॉइंटर्स दर्शकों को ज़रूर बता कर जाएं, क्योंकि जो अपने स्किल पे काम करना चाहते हैं, जो अपनी जॉब के साथ दूसरी इनकम पर काम करना चाहते हैं, उन्हें एक मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जब आप जॉब में हो ना, तो तभी आप जॉब के साथ ही कुछ नया साइड से स्टार्ट कर लो अपने लिए, और जब तक आप एक लेवल पे ना पहुंच जाओ जहां आप जॉब इजीली क्विट कर सको और अपना साइड का बिजनेस बढ़ा सको, तब तक आप जॉब क्विट ना करो। जॉब के साथ साथ पैरेलली काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पेशली अगर आपका जो जॉब के जो लीगल टर्म्स होते हैं वो जब तक सही रहते हैं तब तक। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट जर्नी जो आपकी होगी वो जब उसका जो ग्रोथ होगा काफ़ी स्लो होगा, मुझे पता है। आपको हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाएं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए एक साइड से थोड़ा सा टाइम निकाल के साइड से बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, और आप अपने आप अपने ग्रोथ के लिए और क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। जी केशव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें हमारे साथ साझा की और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब भी हम सोशल के सूरमा का एक एपिसोड लाते हैं, हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया जितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए एक जागरूकता भी उनमें बरकरार रहे। तो आपका TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज़, एक आखिरी चीज़ मैं क्लोजिंग के बाद भी आपसे कहूँगी कि ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस जगह से आते हैं, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए आपको अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल और अपनी समझ का संतुलन बनाकर रखना होगा। जी हाँ, ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन तीनों का संतुलन बना के नहीं रखेंगे तो फिर आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्योंकि आप जब भी कुछ इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें परेशानियाँ होती हैं, काफ़ी परेशानियाँ आती है। एक जॉब के साथ अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है। आपको अगर एक 10-12 घंटे की जॉब की शिफ्ट खत्म होती है, फिर आपको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना होता है अपने लिए, तो वो थोड़ा एग्जॉस्टिंग तो होता है। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में स्टार्ट करते हैं तो आप इसको काफ़ी जल्दी फुलफ़िल कर सकते हैं, अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना हो, जब तक आप सपने देखेंगे नहीं ना, तब तक आप उस सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सपने देखिए और उन सपनों को पूरी करने के लिए कोशिश कीजिए। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी आपका TV9 से बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि जल्द ही हम सोशल के सूरमा के सफ़र में फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू दिव्या, थैंक्स।